हेलो बच्चों, जो बुक देख रहे हो इतिहास की, इस बुक का अपना चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और चैप्टर का नंबर है 5 मैंने यहाँ लिखा हुआ है। उस चैप्टर का नाम है राजा राज्य और प्राचीन गणराज्य, जिसमें हम एक पोर्शन ले चुके हैं। उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने बच्चों पढ़ा था अश्वमेध यज्ञ के बारे में और वर्ण व्यवस्था के बारे में, कि पुराने थोड़ा सा बता देते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से पुराने समय में जो राजा अपने पूरे एरिया पर, उससे बाहर के एरिया में भी अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था, तो उसके पास एक जरिए ये यज्ञ का भी होता था। इस यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता था, उस घोड़े को अच्छे सजा करके, आपने कहीं सीरियल में या धार्मिक उसमें देखा होगा, और उसमें उसको सजा करके उसके ऊपर एक सूचना भी लिख दी जाती थी और उस घोड़े को छोड़ दिया जाता था। घोड़ा जहाँ जहाँ से गुजरता था, उस राज्य के लोग अगर उसको पकड़ लेते थे, राजा लोग, तो उसको उस राजा से यह लड़ना पड़ता था जिसका कि वो घोड़ा था। क्यों? क्योंकि इस घोड़े के पीछे पीछे उस राजा की सेना में जाती थी। तो इसका कारण ये होता था कि राजा अपना पूरा साम्राज्य बढ़ाना चाहता था और जो लोग छोड़ देते थे, घोड़े को पकड़ते नहीं थे, इसका मतलब ये है कि वो उस राजा के शासन में आना चाहते हैं या उसकी अधीनता को स्वीकार करते हैं। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर थी कि उस समय वर्ण व्यवस्था का भी चलन था। समाज को 4 वर्णों में बांटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनके अलग अलग कार्य थे, ठीक है, और किस प्रकार से वो राजा की सहायता करते थे। जैसे ब्राह्मण है, उसका अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ, हवन, अनुष्ठान करवाना। क्षत्रिय का जो कार्य है, सुरक्षा में अपना योगदान देना, राजा की सेना में योगदान देना। वैश्य का मतलब आपको पता है, व्यापार में। और जो चौथी कैटेगरी थी शूद्र, वो सेवा प्रदाता के रूप में अपनी सेवाएं दिया करते थे। तो कहीं कहीं अगर अपन बात करते हैं तो इस तरह से जब लोग वहाँ आते थे तो उसमें जो महिला वर्ग है और कुछ वर्ग के ऐसे लोग थे, उनको अध्ययन की, वेदों को पढ़ने की इसकी इजाज़त नहीं थी। तो ऐसे ही राजा के अश्वमेध का जब हो जाता था यज्ञ, तो जो लोग राजा की अधीनता स्वीकार कर लेते थे, वो राजा के लिए भेंट भी लेकर आते थे और वहाँ पे भी वो पूरी कार्रवाई देखते थे, कैसे राजा का वहाँ पे राज्याभिषेक हो रहा है, वो देखने के लिए आते थे। वो जो पुरोहित होते थे, वो राजा के सारे कार्य पूरा करवाते थे। अब ऐसे क्या हुआ, जनपदों की स्थापना हुई। महायज्ञ करने वाले जो राजा थे, ये जनपद के राजा माने गए। जनपद है उनका जो एरिया है, वो राजा माने गए। फिर ये जो जनपदों की बस्तियां हैं, इनके बारे में कैसे पता चला? तो बच्चों, इन जनपदों का देखिए, आपको पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे एक आपको चित्र भी दिख रहा है, इसका भी जिक्र मैं बताऊंगी, क्योंकि ये जो चित्र है बच्चों एक बर्तन है। क्योंकि हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि इन जनपदों की जब पुरातत्वविदों ने, पुरातत्वविद वो होते हैं जो इतिहास की जानकारी, अतीत के बारे में जानते हैं, जो अवशेष मिलते हैं खुदाई में, ठीक है, जहाँ उनको लगता है कि यहाँ कोई पुरानी चीज़ के अवशेष मिल सकते हैं, तो उसको खुदवाते हैं। तो इसमें कहीं बर्तन निकलते हैं, कहीं औजार निकलते हैं, कहीं मूर्तियाँ निकलती हैं। तो उनका वो उदाहरण जो मिलता है, तो उसके आधार पर तय करते हैं कि कब का समय ये होगा। तो जब ये जनपदों की खुदाई की गई, तो दिल्ली में किले के पास, मेरठ में एटा, अतरंजी खेड़ा, ये जगह है जहाँ पर इन्होंने खुदाई कराई पुरातत्ववेत्ताओं ने। तो यहाँ पे इनको बहुत सारी चीज़ों के अवशेष प्राप्त हुए। अब क्या क्या मिला उसमें, इनको ये भी पता चला कि उस समय के लोग कहाँ रहा करते थे, उनका निवास क्या होता था, उनका आवास क्या होता था। तो झोपड़ियाँ भी उनकी मिली हैं उस समय जो बनाते होंगे वो। फिर ये भी पता लगा कि वो मवेशियों को, पशुओं को पालते भी थे, उनके जानवर भी थे पालतू, जो उनके कई काम आते थे। इसके अलावा कुछ ऐसे अनाज के उदाहरण में मिले हैं अवशेष, जिससे पता चला कि ये खेती करते थे, जैसे चावल, गेहूँ, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों और बहुत सारी चीज़ें, और जिससे पता चलता था कि इन्होंने इन सब की खेती करना भी सीख लिया था। फिर अभी जो मैंने आपको जिक्र किया, बच्चे देखो, ये चित्र दिख रहा है आपको? इस चित्र में लिखा हुआ है चित्रित धूसर पात्र, ठीक है। इसे जो पात्र हैं, इससे इसमें जो देखा गया, इसमें ज़्यादा थालियाँ और कटोरियाँ मिली हैं और ये बहुत ज़्यादा चिकने और ऐसे सुंदर हैं
और शायद भोजन मतलब खाना परोसने के लिए, अब जैसे अपन बाउल देखते हैं ना, खाना परोसने के लिए इसका जो है इस्तेमाल किया जाता था। इसमें बच्चे चित्रकारी भी की हुई है। ठोस ही मिट्टी के बर्तन जो है ये पाए गए। तो यहाँ पे निर्माण कार्य में मिट्टी के बर्तन जिसमें धूसर लाल ऐसे चित्रित रंग में जो है मिले बर्तन। तो ये जो है ना चित्रित धूसर पात, इसमें जो है चित्रकारी की गई है रेखाओं में, कहीं ऐसे जैसे अपन गणित में देखते हैं रेखा गणित में, ज्यामिति में, उसके जो है आकृतियाँ भी बनाई गई हैं। तो ये चित्र भी यहाँ पर मिले। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे और कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले जिसको चित्रित धूसर पात, ये क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, चित्रित धूसर पात क्या है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये वो पात्र हैं जो मिट्टी के बनाए जाते थे, जिसपे चित्रकारी की जाती थी। चिकने तरह की मिट्टी के ये बने होते थे और इसका उपयोग मुख्यतः खाना परोसने के लिए किया जाता था। तो इन पर चित्रकारी की गई है सरल रेखाओं में और ज्यामितीय आकृतियों में। फिर आता है क्वेश्चन बच्चों, जनपद का हो गया महाजनपद। और महाजनपद, ठीक है, क्या होते हैं जनपद? क्योंकि जनपद कर देते हो गया जन के बसने की जगह, जहाँ पे जनता रहती है उसको जनपद, और उसके ऊपर जो शासन करता है वो राजा। तो जो जनपदों में और ज़्यादा प्रभावशाली हो गए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए, बहुत सारे जनपद जो है बड़े रूप में आगे विस्तार हो गए, तो वो क्या कहलाने लगे? महाजनपद। ये 2500 वर्ष पूर्व, अगर आज से अपन देखें तो 2500 वर्ष पूर्व जो है ये महाजनपदों के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। ये अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। इनकी राजधानियाँ होती थी, ये जो है, और उन राजधानियों में किले तो आपने सबने देखे होंगे। कभी आपने गौर किया किले हमेशा कहाँ होते हैं? ऊंचाई पर। तो उस समय चलन यही था बच्चों कि जब भी कोई नगर का निर्माण होता था, बस्ती का निर्माण होता था, तो उसके 2 हिस्से होते थे। जब पिछले पाठ में पढ़ चुके, एक हिस्सा छोटा होता था और ऊपर होता था गढ़ है किला, और एक हिस्सा होता था छोटा से नीचे वाला हिस्सा जो बड़ा होता था। एक तो छोटा वाला हिस्सा तो ऊपर की तरफ हो गया, और बड़ा हिस्सा जहाँ पे जनता रहती थी, नगर जिसको कहते थे, वो होते थे। तो यहाँ पर नगरों में, महाजनपदों में राजधानियाँ भी होती थी, ठीक है। अब आपने किले देखे, किले के भीतर भी लोग रहते थे। तो किले की आपने देखिए दीवार कितनी मजबूत होती है। किले के आसपास अगर अपन अपने शहर की बात करें तो आपने अगर पुराना शहर देखा होगा तो सामने गेट देखे होंगे बड़े बड़े। तो पुराने समय में क्या था, शहर इसके अंदर ही था, और रात को ये गेट जो है वो बंद हो जाया करते थे सुरक्षा के हिसाब से, क्योंकि बाहर की तरफ तो जंगल हुआ करते थे। तो जहाँ पे किले विले बनवाए जाते थे उसके अंदर भी लोग रहा करते थे। तो किले के भीतर की सुरक्षा के लिए भी लोग कार्य करते थे। किले की दीवारें आप देखो कि कितनी मजबूत होती है, ऊंची ऊंची होती हैं बहुत ज़्यादा। किसलिए बनाई जाती है इतनी ऊंची दीवार? जैसे अपन घर की बाउंड्री बनाते हैं ना, घर में गेट लगाते हैं मेन गेट में, तो ऐसे किले की सुरक्षा के लिए, ठीक है, किलेबंदी की जाती थी। इसमें ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी, ठीक है। तो वो चाहे लकड़ी की हो, ईंट की हो, पत्थर की हो, उससे उसका निर्माण जो है वो किया जाता था। अब इसकी वजह क्या थी? ठीक है, आपने बना लिया, क्यों बनाया? सबसे पहली बात तो आक्रमण से बचने के लिए। हर कोई राजा अपने राज्य की सुरक्षा चाहता है, तो कहीं दूसरा कोई आक्रमण नहीं कर दे, तो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची जो है किले की दीवारें बनाई जाती थी। कहीं कहीं के बच्चों ऐसा भी जिक्र आया भारतीय समय में, कहीं ऐसे उदाहरण मिले कि किले की दीवार के बाहर एक बड़ा सा गहरा एक पूरा चारों तरफ का हिस्सा होता था, उसमें पानी भर दिया जाता था, और उसमें कई जहरीले जीव जंतु भी आते थे कि लोग किसी तरह से किले की दीवार को पार ना कर पाए। तो आक्रमण से बचने के लिए, सुरक्षा के लिए, और किले के भीतर के जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर नियंत्रण करने के लिए इस तरह से किलेबंदी की जाती थी। और एक वजह ये भी थी कि कई बार राजा अपना प्रभाव दिखाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपनी समृद्धि दिखाने के लिए भी ऊंची ऊंची दीवारों का निर्माण जो है वो करवा लिया करते थे, ठीक है। शक्ति प्रदर्शन, तो देखिए हम, क्योंकि इसको बनाने में आप सोचो कितनी मेहनत लगती है। किले में आप सोचो इतनी ऊंचाई तक किला जो बनाया गया, उसमें कैसे सामान पहुंचाया गया होगा, लाखों की संख्या में पत्थर, ईंट, ठीक है, और लोग इतने कैसे ऊपर तक पहुंचे होंगे, कैसे माल ले जाया जाता होगा, और कितने वर्षों में इनका निर्माण होता है, कितना समय लगता है, कितना धन लगता है। तो एक तरह से क्या है, अपने समृद्धि का प्रदर्शन है, अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए ये लोग किले का निर्माण करवाते थे। किले की सुरक्षा तो हो गई, पर और भी सुरक्षा के लिए सेना भी रखता था राजा।
हर राजा के पास अपनी एक सेना होती थी, सेना में सिपाही होते थे, सिपाहियों को ये लोग पूरे वर्ष का वेतन भी देते थे, तनख्वाह होती थी जैसे, ठीक है। और कई बार उनको जो वेतन दिया जाता अलग अलग तरीका था, कहीं अनाज के रूप में भी दिया जा रहा है, कहीं सिक्कों के रूप में, ठीक है, वेतन। तो सिक्कों में शब्द एक आता है बच्चों यहाँ पे आहत सिक्के, ये आहत सिक्के हैं जिसका जिक्र आपको आगे वाले पार्ट में मिलेगा, ठीक है। तो आहत सिक्के क्या होते हैं, क्योंकि इसमें आपका जो है वर्णन किया गया आहत सिक्के। मैं यहाँ पे आपको चित्र बताती हूँ, अगले चैप्टर में है, देखिए जैसे आपको दिख रहा होगा ये डिटेल। इस तरह से मान लीजिए जैसे बच्चे खेल खेल में नहीं करते हैं, एक बार धक्का नहीं मान लीजिए जिसके ऊपर आपने कोई चीज़ से ठोका तो निशान बन जाता है उसके ऊपर। तो ऐसे ही आहत सिक्के क्या होते थे, जिसके आहत सिक्के को वेतन के रूप में सैनिकों को दिया जाता था। तो आहत सिक्के गोल भी होते थे, चौकोर भी होते थे, देखो ये अलग अलग शेप में दिख रहे, गोल भी है पर पूरा गोल भी नहीं है। तो आयताकार भी होते थे, गोल भी होते थे, चौकोर भी होते थे, ठीक है। या तो ये किससे धातुओं को काट करके उसको शेप दिया जाता था, चाहे वो गोल में दे दो चाहे चौकोर में दे दो। फिर उसकी जब ये आकार बन जाता था तो इन सिक्कों पे कुछ लिखा भी जाता था, कहीं पे इस पर ठप्पे लगाए थे, ठप्पा है ना उसके ऊपर मोहर जैसे, तो वो मोहर छप जाती थी। देखो चित्र में लिख रहे हैं ये, ऐसे देखो फ्रंट पेज पर भी देखो बने हुए सिक्के। राजा जो धातुएं अपनी मुद्राएं चलाया करता था, तो इसमें क्या होता था, जब ठप्पे से इसमें मारा जाता था इस धातु के ऊपर, तो इससे वो निशान जो था वो इसमें छप जाता था। तो ये जो चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, जिससे कि ये इनको चोट पहुंचाई जाती थी पत्थर से या उसके जो धातु से बने होते थे, तो उससे उनमें चित्र छप जाया करते थे, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया, आहत सिक्के। ये आहत सिक्के जो हैं उप महाद्वीप में बहुत जगह जो थे वो पाए गए। तो ये यहाँ पर हमने आज इतना ही पढ़ा, क्योंकि अभी बहुत डिटेल आगे हम पढ़ेंगे कि राजा की कर प्रणाली क्या थी, राजा जो कर वसूल करता था उस कर का तरीका क्या था उसके पास, फिर कृषि में क्या चेंजेस वहाँ पर आए, परिवर्तन क्या है, फिर वहाँ के कुछ जो जनपदों के बारे में है उनके बारे में अपन जानेंगे। तो आज हमने थोड़ा सा जनपदों के महाजनपदों के बारे में पढ़ा, ठीक है। मैं इसका आपको होमवर्क भी दूंगी, इस होमवर्क को आप कॉपी में कर लेना। इस तरह से एक देखो यहाँ पे एक नक्शा भी दिया हुआ है, इस नक्शे में ये जो कुछ स्थान देख रहे हो ये पुराने समय के जनपद और महाजनपदों के बारे में बताया गया। तो आप सबके पास बुक्स आ जानी चाहिए, बुक्स ले लें, ठीक है, और इनका अध्ययन भी करते रहें, तो आपकी अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी। बिना किताब के आपको जो है मुश्किल होती है, सभी बच्चे जल्दी से जल्दी किताबें खरीद के रख लें और इसको भी ढंग से देख लें।